नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में कुछ पूर्व एग्जाम के प्रश्न करेंगे और ये टॉपिक आपके ग्राम सेवक भर्ती और पुलिस भर्ती में विशेष रूप से है। तो चलो शुरू करते हैं। जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। पहला प्रश्न है आपके, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? जिला न्यायाधीश पर शब्द संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपको याद रखना है। जिला न्यायाधीश का पद आपके संविधान के अनुच्छेद 233 के अंदर है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233 के तहत। यहां पर आपको याद रखना है, अनुच्छेद 233 में लिखा हुआ है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? आपके राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। फिर आपको याद रखना है, हाई कोर्ट से नीचे स्तर के न्यायालय में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? आपके जिला न्यायालय। कौन सा न्यायालय है? जिला न्यायालय। ठीक है। फिर जिला न्यायालय के नीचे आपके अलग से और से न्यायालय होते हैं, जिसमें आपके सिविल न्यायालय और फौजदारी दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। जिले के अंदर आपको याद रखना है, जिले में दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। एक तो होता है आपके दीवानी न्यायालय, एक तो होता है दीवानी या सिविल न्यायालय, और दूसरा होता है आपके फौजदारी न्यायालय। कौन सा होता है? फौजदारी न्यायालय। यानी जिले में दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक होता है दीवानी न्यायालय और दूसरा फौजदारी न्यायालय। तो यहां पर आपको याद रखना है, दीवानी न्यायालय के अंदर संपत्ति संबंधी विवाद सुने जाते हैं। यानी संपत्ति से संबंधित कोई मामले होते हैं तो वो कौन से न्यायालय में सुने जाते हैं? दीवानी न्यायालय में। जबकि फौजदारी मामले में आपको याद रखना है, चोरी, डकैती, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, हत्या संबंधी मामले आपके कौन से न्यायालय में सुने जाते हैं? फौजदारी न्यायालय के अंदर। कौन से न्यायालय में? फौजदारी न्यायालय के अंदर। ठीक है। फिर दीवानी न्यायालय की बात करें तो दीवानी न्यायालय में आपके संपत्ति संबंधी विवाद हो गए, और यहाँ पर आपके जिला दीवानी न्यायालय के नीचे आपके अलग से कोर्ट होता है, जिसके अंदर आपको सबसे नीचे स्तर का होता है आपके मुंसिम कोर्ट। सबसे नीचे कौन सा होता है? मुंसिम कोर्ट। फिर उससे ऊपर होता है आपके वरिष्ठ सिविल न्यायालय। कौन सा हो जाएगा? वरिष्ठ सिविल न्यायालय। और सबसे ऊपर कौन सा है? आपके दीवानी सिविल। सबसे ऊपर हो जाएगा जिला। सबसे ऊपर कौन सा है? जिला न्यायालय। सबसे ऊपर होगा जिला न्यायालय। यहां पर आपको याद रखना है, जिला न्यायालय के अंदर जब न्यायिक अधिकारी दीवानी संबंधी मामले देखता है, जिला न्यायाधीश जब दीवानी संबंधी मामले देखता है तो वो कहलाता है जिला न्यायाधीश। उसका पद नाम क्या हो जाएगा? जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जब वो फौजदारी मामले देखता है, जब जिला न्यायाधीश फौजदारी मामले देखता है तो उस समय जिला न्यायाधीश का नाम हो जाएगा सत्र न्यायाधीश। क्या नाम हो जाएगा? सत्र न्यायाधीश। ठीक है। जिला सत्र न्यायाधीश। क्या नाम हो जाएगा? जिला सत्र न्यायाधीश। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जिला न्यायालय का उल्लेख आपके कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233 के अंदर। जिला न्यायाधीश का भी उल्लेख 233 के अंदर है। और जिले में आपके दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक तो होता है दीवानी न्यायालय और दूसरा फौजदारी न्यायालय। जब जिला न्यायाधीश दीवानी मामले देखता है तब वो किस नाम से जाना जाता है? जिला न्यायाधीश के नाम से। और जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तब किस नाम से जाना जाता है? जिला सत्र न्यायाधीश। जिला सत्र न्यायाधीश। फिर बढ़ते आगे, अनुच्छेद 231 के अंदर आपको याद रखना है, हाई कोर्ट दो या दो से अधिक राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही संयुक्त हाई कोर्ट हो सकता है। तो इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 231 के अंदर। फिर बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है आपके, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट मानस पुत्र है। यानी ये अवधारणा किसने दी थी? मोबाइल कोर्ट की अवधारणा या चलित न्यायालय की अवधारणा किसने दी थी? तो यहां पर आपको याद रखना है, ये अवधारणा दी थी आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किसने दी थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। यहां पर आपको याद रखना है,
मोबाइल कोर्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर एक अदालत या न्यायालय एक बस के अंदर स्थापित किया जाता है और ये अदालतें आपके जनता के पास जाकर न्यायालयों की जनता के पास जाकर उनके न्यायिक मामले सुनती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये अदालत जो बस के अंदर होती है जिसे मोबाइल कोर्ट कहते हैं और ये जनता के पास जाकर सुनवाई करती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जिससे जनता को क्या मिलता है, त्वरित न्याय और सुलभ न्याय। क्या मिलता है, त्वरित न्याय एवं सुलभ न्याय एवं जनता के धन भी कम खर्च होता है। तो इस प्रकार के न्यायालय स्थापित करने की अवधारणा किसने दी थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। मोबाइल कोर्ट की अवधारणा किसने दी थी, एपीजे अब्दुल कलाम ने। और यहाँ पर याद रखना है देश का प्रथम मोबाइल कोर्ट या चलित न्यायालय आपके मेवात के अंदर कहां पर शुरू किए, सबसे पहले कहां चला गया, मेवात के अंदर, मेवात हरियाणा के अंदर 2007 में इसका प्रावधान किया गया। 2007 के अंदर मेवात हरियाणा में मोबाइल कोर्ट को सर्वप्रथम शुरू किया गया। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा कथन सत्य है। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन है आपके, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति आपके राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से होती है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला कथन है आपके, जिले में सबसे बड़ी फौजदारी अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश होती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 233 के अंदर है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। जिले की सबसे बड़ी फौजदारी अदालत कौन सी होती है, जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं और इसका जो न्यायाधीश होता है वो किस नाम से जाना जाता है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। फिर इसका उल्लेख आपके 233 के अंदर है। अगला है, जिला न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक का विधि कार्य का अनुभव होना चाहिए या उसे संघ या राज्य की न्यायिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। जिला न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष, 7 वर्ष तक न्यायिक कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए तथा उसे न्यायिक सेवा का अनुभव होना चाहिए, यानी न्यायिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला कथन है आपके, जब सत्र न्यायालय मौत की सजा देता है तो इसका क्रियान्वयन करने से पहले इसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सत्र न्यायालय यानी जिला सत्र न्यायालय मौत की सजा गंभीर हत्या जैसे मामले में सुनाता है तो उस समय सजा के बाद में उस निर्णय को आपके उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है। सजा का प्रावधान आपके सत्र न्यायाधीश कर सकता है, जिला सत्र न्यायाधीश आपके मृत्युदंड की सजा दे सकता है, लेकिन उसको अमल में डालने के लिए, क्रियान्वयन के लिए हाई कोर्ट की द्वारा अनुमोदित होना भी जरूरी होता है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। चारों कथन सही हो जाएंगे। तो इनको आपको विशेष तौर से याद रखना है। ज्यादातर इन्हीं में से आपके जिला न्यायालय में से प्रश्न आता है, तो विशेष तौर से इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई? तो राजस्थान में आपके प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी बस्सी जयपुर के अंदर। कहां पर की गई थी? बस्सी जयपुर के अंदर पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था राजस्थान में। और इसकी तिथि भी आपको याद रखना है, कब किया गया था? तो 27 नवंबर 2010 को, 27 नवंबर 2010 को जयपुर के बस्सी नामक ग्राम में ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया। फिर आपको याद रखना है ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय अधिनियम कौन सा है आपके? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम आपके
2008 है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है। और इसी अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम, भारत में सबसे पहले आपके ग्राम न्यायालय बना था बरेसिया। कहां पर बना था? बरेसिया, भोपाल के अंदर। कहां पर बना था? बरेसिया, भोपाल, MP। यानी कौन सा ग्राम बना था? बरेसिया ग्राम, जो कहां पर स्थित है? भोपाल के अंदर स्थित है, भोपाल जिले में। और कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तो ये भारत का प्रथम ग्राम न्यायालय तो कहां हो जाएगा? बरेसिया। जबकि राजस्थान का प्रथम ग्राम न्यायालय कहां है? आपके बस्सी, जयपुर। और ये कब स्थापित हुआ? 2010। और कौन से अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत इनको स्थापित किया गया। और ये आपके बरेसिया वाला बना था 2009 में। कब बना था? 2009, 2 अक्टूबर 2009 को बना था। चलो फिर बढ़ते आगे। अगला है संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों, कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है? तो यहां पर आपको याद रखना है अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के मध्य अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली दे रखी है। तो यहां पर आपको याद रखना है संविधान के भाग 6 के अंदर, भाग 6 और अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक आपके अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान दे रखा है। और अधीनस्थ न्यायालय के अंदर आपके जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय से नीचे आपके सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय या नगर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, फिर आपके मुंसिम कोर्ट, ये सारे आपके किस सेक्टर में आते हैं? जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के अंदर आते हैं। फिर बात करें अनुच्छेद 214 से लेकर, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक किसकी कार्य प्रणाली दे रखी है? हाई कोर्ट की कार्य प्रणाली है। किसकी कार्य प्रणाली? आपके हाई कोर्ट का प्रावधान है। हाई कोर्ट की संरचना और इनसे संबंधित सारे प्रावधान अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। और जिला न्यायालय के लिए आपके 233 से लेकर 237 तक है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है, अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में कौन सा न्यायालय नहीं आता है? तो इस बात को आपको विशेष तौर से याद रखना है। सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय आपके अधीनस्थ श्रेणी के अंदर आता है। अगला है मुंसिफ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय भी आपके अधीनस्थ श्रेणी के अंदर आता है। अगला है राजस्व न्यायालय, राजस्व न्यायालय आपको याद रखना है ये अधीनस्थ श्रेणी के अंदर नहीं आता है। राजस्व न्यायालय केवल राजस्व संबंधी मामले देखता है, लेकिन इसको आपके अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी के अंदर नहीं रखा जाता है, अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगला है अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत, तो ये भी आपके अधीनस्थ न्यायालय का भाग है, लेकिन कौन सा भाग नहीं है? राजस्व न्यायालय इसका भाग नहीं है। फिर आपको याद रखना है मुंसिफ अदालत है, जो मुंसिफ न्यायालय है ये आपके सबसे छोटा या अपन कह सकते हैं कनिष्ठ, सबसे छोटा या कनिष्ठ सिविल न्यायालय है, सबसे छोटा कनिष्ठ या सिविल न्यायालय है। और यहाँ पर आपके दीवानी संबंधी मामले सुने जाते हैं, संपत्ति संबंधी विवाद सुने जाते हैं। और ये प्रथम न्यायालय है। सबसे नीचे स्तर का जिला न्यायालय में कौन सा आता है? आपके कनिष्ठ या सिविल न्यायालय, या अपन उसका दूसरा नाम कहते हैं मुंसिफ न्यायालय। क्या कहते हैं? मुंसिफ न्यायालय। और यहाँ पर आपको याद रखना है 25,000 रुपए तक के, 25,000 रुपए तक के संपत्ति विवाद इस न्यायालय के अंदर सुने जाते हैं, इस न्यायालय के अंदर सुने जाते हैं। फिर इससे आगे बढ़े तो इससे ऊपर आपके वरिष्ठ सिविल न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायालय के अंदर आपके कितने हजार से ऊपर मामले सुने जाते हैं? तो 25,000 से प्लस, 25,000 से प्लस व 50,000 तक के मामले कौन से न्यायालय में सुने जाते हैं? वरिष्ठ सिविल न्यायालय के अंदर। और इससे ऊपर आपके, इससे ऊपर वाला जो है आपके, तो वो सुना जाएंगे आपके 50,000 प्लस से ऊपर के मामले आपके सबसे ऊपर जो न्यायिक अदालत होती है जिला न्यायालय, वहां पर सुने जाते हैं। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है PIL है, PIL क्या है?
तो यहाँ पर आपको बताना इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके न्यायालय से संबंधित ही है। तो इसका अर्थ होगा आपके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, याचिका कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं अपन जनहित याचिका। क्या कहते हैं? जनहित याचिका। जनहित याचिका का आपके इंग्लिश नाम क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है याचिका। और ये जनहित याचिका का जो प्रावधान है आपके, तो इसके अंदर पीड़ित व्यक्ति के अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति भी इस मुद्दे को आपके न्यायालय के समक्ष रख सकता है, पत्र के माध्यम से भी रख सकता है, या ऐसी कोई घटना हुई है जो जनहित से संबंधित है और उस पर कोई अदालत से कार्रवाई करनी है, तो अदालत या तो स्वतः संज्ञान के माध्यम से यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से, या फिर किसी तीसरे पक्ष की सूचना के माध्यम से भी जनहित याचिका की सुनवाई कर सकता है, उसको अपने कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए शुरुआत कर सकता है। तो इसे कहते हैं अपन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL, जनहित याचिका। फिर बढ़ते आगे, अगला है जनहित याचिका कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है। यह भी ध्यान रखना, जनहित याचिका कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है, यानी ऐसी याचिका अपन कहां लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो केवल नहीं होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त भी दर्ज करवाई जा सकती है। दूसरा है केवल राज्यों के उच्च न्यायालय, ये भी नहीं सही होगा क्योंकि इसमें केवल की बात कर रहा है। अगला है केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों के अंदर, तो प्रशासनिक प्राधिकरणों के अंदर जनहित याचिका नहीं सुनी जाती है। अगला है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों पर यानी जनहित याचिका आपके राज्य हाई कोर्ट के अंदर भी रखी जा सकती है, लगाई जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लगाई जा सकती है, यानी दोनों न्यायालय के अंदर जनहित याचिका को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये कथन आपके सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे, अगला है लोकहितवाद की संकल्पना का जनक देश कौन सा है। लोकहितवाद की संकल्पना का जनक देश कौन सा है, तो यहां पर आपको याद रखना है इसका जनक देश है आपके अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। और ये जो आपके जनहित याचिका या जो न्यायपालिका का प्रावधान है, न्यायपालिका का प्रावधान हमारे संविधान ने किस देश से लिया है? अमेरिका से लिया है। किस देश से लिया है? अमेरिका से लिया है। सारी न्यायिक प्रणाली का स्रोत हमारे यहाँ पर कौन सी है? न्यायपालिका का जो अमेरिका का संविधान है। फिर बढ़ते हैं आगे, अगला है आपके ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला कथन, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ग्राम न्यायालय केवल सिविल न्यायालय की बात कर रहा है, तो केवल सिविल न्यायालय ही नहीं देखता है, फौजदारी मामले भी देखता है। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। फिर दूसरा कथन है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ अथवा सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। ये कथन आपके बिल्कुल सही है। तो यहां पर कौन सा उत्तर हो जाएगा? केवल 2। यहां पर आपको याद रखना है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम सुनवाई के अंदर आपके ग्राम न्यायालय के अंदर सिविल मामले और फौजदारी मामले दोनों सुने जा सकते हैं। सिविल मामले और फौजदारी मामले दोनों सुने जा सकते हैं, और इन अदालतों को अधीनस्थ न्यायालयों की शक्तियां प्राप्त होती है, तथा ये किसी ग्राम के अंदर जाकर भी सुनवाई कर सकते हैं। व्यक्ति को वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय खुद किसी विशेष ग्राम के अंदर अपनी सुनवाई को कर सकता है और जनता के मामले सुलझा सकता है। और ऐसे मामलों में भी स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता से भी आपके क्या करा सकता है? मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, यानी मध्यस्थ के माध्यम से इन मामलों को सुलझाने का भी प्रयास किया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे, अगला है जनहित याचिका की शुरुआत
किसके द्वारा की गई? जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर आपको याद रखना है जनहित याचिका की शुरुआत आपके संसदीय एक्ट द्वारा, तो ये कथन गलत है। अगला है संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा है न्यायिक पहल द्वारा, तीसरा है आपके न्यायिक पहल द्वारा, तो ये कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका प्रावधान आपके न्यायपालिका ने, इसका प्रावधान किस प्रकार से किया गया? न्यायपालिका ने स्वतः ही, न्यायपालिका ने स्वतः ही न्यायिक सक्रियता के आधार पर, न्यायिक सक्रियता के आधार पर इसको सुनवाई के लिए शामिल किया गया, जिसका महत्व जनहित के मुद्दे हो। तो ये प्रावधान आपके किसके द्वारा किया गया? न्यायिक पहल द्वारा, न्यायपालिका द्वारा किया गया। ये ना तो संविधान संशोधन द्वारा किया गया, ना ही संसद द्वारा कानून बनाकर। तो ये उत्तर हो जाएगा आपके। अगला है भारत में जनहित याचिका के जनक है, यानी भारत में जनहित याचिका के जनक कौन है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है भारत के जनहित याचिका के जनक, पहला ऑप्शन है आपके नरहरि राव और MP आयंगर, ये कथन गलत है। अगला है YV चंद्रचूड़ व RS कृष्णमूर्ति, ये भी कथन गलत है आपके। तीसरा है PN भगवती व VS कृष्ण अय्यर, PN भगवती व VS कृष्ण अय्यर, तो ये आपके जनहित याचिका के भारत के अंदर क्या थे? आपके समर्थक थे। इन्होंने ही जन याचिका के लिए कार्य किया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जनहित याचिका के जनक। और सबसे पहला मामला आपके जनहित याचिका किन के समय सुनी गई थी? PN भगवती के समय। सबसे पहले किस भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ये मुद्दा सुना था? तो PN भगवती ने जनहित याचिका के मामले सुने, तो इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। इनके साथ में एक नाम और है VS कृष्ण अय्यर। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है जिला न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, तो ये कथन गलत है। दूसरा है मुख्यमंत्री को, ये भी नहीं होगा। तीसरा है राज्यपाल को, तीसरा कौन सा है? राज्यपाल। तो आपको याद रखना है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, लेकिन हाई कोर्ट के परामर्श से करता है, हाई कोर्ट के परामर्श से। और जिला न्यायाधीशों को हटाने का भी अधिकार किसको है? राज्यपाल को है, और वो भी आपके किसके परामर्श से? हाई कोर्ट के परामर्श से ही हटा सकता है। फिर जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है आपके जिला न्यायाधीश। इसको दो नाम से जाना जाता है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जब वो सिविल मामले देखता है, दीवानी मामले देखता है, तब उसका नाम हो जाता है आपके जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जब वो आपके फौजदारी मामले सुनता है, लड़ाई झगड़े संबंधी मामले सुनता है, तब उसका नाम हो जाएगा सत्र न्यायाधीश, जिला सत्र न्यायाधीश या जिला सेशन कोर्ट का न्यायाधीश, उसका नामकरण हो जाता है। फिर बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित है, भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित कौन है? तो पहला है आपके प्रतिबद्ध न्यायपालिका, दूसरा है आपके जनहित याचिका, दूसरा है जनहित याचिका, और तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन, और चौथा है आपके न्यायिक स्वतंत्रता। तो न्यायिक सक्रियता से संबंधित उदाहरण कौन सा है? आपके जनहित याचिका। कौन सा उदाहरण है? आपके जनहित याचिका द्वारा ही न्यायालय सक्रियता दिखाते हुए जो आपके महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जनता से हित संबंधी मामले होते हैं, उनको ये सुनता है। फिर बढ़ते आगे। अगला है चोरी, शांति भंग, मारपीट संबंधी विवादों के निपटारे हेतु कौन सा न्यायालय कार्यरत है? तो चोरी, शांति भंग एवं मारपीट संबंधी मामले किस क्षेत्र के अंदर आते हैं? आपके ये आते हैं आपके फौजदारी न्यायालय के अंदर। कौन से न्यायालय में आते हैं? फौजदारी न्यायालय के अंदर आते हैं। जबकि दीवानी या संपत्ति संबंधी मामले कौन से में सुने जाते हैं? दीवानी मामले में, यानी संपत्ति संबंधी विवाद आपके कौन से न्यायालय में सुने जाते हैं? दीवानी न्यायालय। जबकि लड़ाई झगड़े, हत्या से संबंधी मामले कहां पर सुने जाते हैं? फौजदारी न्यायालय में। फिर बढ़ते आगे और राजस्व न्यायालय में हो जाएंगे आपके भू राजस्व संबंधी मामले, भूमि संबंधी मामले। फिर अगला है हत्या संबंधी गंभीर मामलों के वाद को
कहाँ दायर किया जाता है। ये बात आपको विशेष याद रखना है। हत्या संबंधी गंभीर मामले को के बाद सर्वप्रथम कहाँ दायर किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दीवानी न्यायालय तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो संपत्ति संबंधी विवाद सुने जाते हैं। फिर है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, तो यहाँ पर भी नहीं सुने जाते हैं। यहाँ पर आपके छोटे अपराध, लड़ाई झगड़े संबंधी छोटे मामले सुने जाते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के यहाँ पर नहीं सुने जाते हैं। फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में भी आपके थोड़े से यानी लड़ाई झगड़े संबंधी थोड़े अपन कह सकते हैं जैसे नॉर्मल मामले तो आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सुनता है, जबकि इससे थोड़ा सा गंभीर मामला है तो कौन सुनता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। लेकिन आपके हत्या संबंधी जो गंभीर मामले हैं उसको सुनने का अधिकार किसको है, जिला सत्र न्यायाधीश को या जिला सेशन कोर्ट को। ऐसे मामले कौन सुनता है, आपके जिला सत्र न्यायाधीश या सेशन कोर्ट न्यायाधीश। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, ये मृत्युदंड संबंधी सजा तो दे सकता है, मृत्युदंड की सजा तो दे सकता है, लेकिन इस सजा को अमल में या व्यवहार में जब भी लाएगा जब हाई कोर्ट इसको क्या दे, अनुमोदन कर दे। हाई कोर्ट इसका क्या कर दे, आपके अनुमोदित कर दे, हाई कोर्ट इसको अनुमोदित करेगा, तभी उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है। लेकिन इसके मामले में आपके अपील कहाँ की जा सकती है, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध भी अंतिम अपील कहाँ हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। तो भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट। जबकि हत्या के मामले में सर्वप्रथम मृत्युदंड कौन सा व्यक्ति दे सकता है, आपके जिला सत्र न्यायाधीश या सेशन कोर्ट न्यायाधीश। इससे नीचे वाली अदालतें ये कार्य नहीं कर सकती है। तो ये हो गया आपके। अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, जिला न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, यानी जिला न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता का प्रावधान है। तो पहला है भारत का नागरिक हो, तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला, कम से कम 7 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, कम से कम 7 वर्ष तक क्या रहा हो, आपके अधिवक्ता रहा हो, तो वो व्यक्ति भी बन सकता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला, लगातार 7 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी के रूप में रहा हो, यानी न्यायिक पद पर भी कार्यरत रहा हो, तो वो भी आपके क्या बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। तो तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे, उपरोक्त तीनों कथन। और यहां पर आपको याद रखना है इन दोनों में से अगर कोई भी शर्त पूरी करता है तो भी उसको जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जा सकता है अनुच्छेद 233 के तहत। और नियुक्ति करेगा कौन, राज्यपाल करेगा। और इसके साथ में हाई कोर्ट की भी अनुमति होनी चाहिए, यानी हाई कोर्ट की सलाह के बाद में ही राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये थे आपके जिला न्यायालय से संबंधित कुछ प्रश्न, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय से। इन्हीं के आधार पर आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है और ऐसे प्रश्न आपके पूर्व एग्जाम में पूछे गए थे। धन्यवाद।